हेलो एवरीवन, मेरा नाम है खुशबू। मैंने यूपीएससी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन 2013 के अंदर स्टार्ट की थी और 2020 में मेरा फाइनल अटेम्प्ट था। 8 साल में यूपीएससी एस्पिरेंट बन के रही थी। ठीक है, आज जब मैं वापस उस जर्नी को देखती हूँ तो मुझे लगता है कि बहुत सारा टाइम जो है वो यूपीएससी प्रिपरेशन ने मेरा कंज्यूम किया है। ठीक है, आप अगर देखो, एक ह्यूमन बीइंग के लिए 8 साल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक 8 साल के अंदर वो अपनी पीएचडी फिनिश कर सकता है। एक 8 साल के अंदर वो एक अपनी लाइफ अच्छी लीड कर सकता है। बट एज एन यूपीएससी एस्पिरेंट हम लोग बिल्कुल अपनी पढ़ाई से अटैच हो जाते हैं। मैं भी वैसे ही थी। कट ऑफ हो जाते हैं लाइफ से कि घर में शादी हो रही है या फिर दोस्तों की शादी हो रही है या दोस्त मिलने जाना है। कोई भी सोशल लाइफ आपकी जो है वो काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड हो जाती है, आप और आपकी बुक्स या फिर आप जो एस्पिरेंट्स रिमेनिंग एस्पिरेंट्स होते हैं उनके साथ। तो जब आज मैं देखती हूँ तो मुझे लगता है यस, आई मिस्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स, है ना, जहाँ पे मैं बहुत कुछ कर सकती थी। ठीक है, आई वॉज इन टू स्पोर्ट्स, बॉक्सिंग के अंदर थी मैं। आई वॉज इन टू हॉर्स राइडिंग ऑल्सो, लेकिन मैं उनको परस्यू नहीं कर पाई आगे क्योंकि मेरा एम था यूपीएससी एग्ज़ाम को क्लियर करना। ठीक है, हम काफ़ी ज़्यादा अटैच हो जाते हैं अपनी प्रिपरेशन से। मैं अपनी प्रिपरेशन से बहुत ज़्यादा अटैच हो गई थी। पूरी वीडियो तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगा, लेकिन इनके लिए इन्होंने जो ये वीडियो डाल रही है बिकॉज सामने कैमरे में आके और बेसिकली दुनिया के सामने आके एक्सेप्ट करना कि वो 8 साल आपके प्रिपरेशन में गए एंड आपके ये जो अटेम्प्ट थे वो काम नहीं है, तो उसके लिए तो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है मुझे इनके लिए। और इस वीडियो में ये हो सकता है वीडियो लंबी हो जाए क्योंकि इसमें मैं इन डेप्थ थोड़ा एनालिसिस करूँगा कि और क्या किया जा सकता है, क्या ऑप्शंस हैं लोगों के पास, ऑलरेडी जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं तो उनको क्विट कैसे करना है, कब एग्जैक्टली क्विट करना चाहिए। और कब एग्जैक्टली से मेरा मतलब ये नहीं है कि मैं आपको एग्जैक्टली बता दूंगा कि बस 2 अटेम्प्ट्स कर लो और उसके बाद आप छोड़ सकते हो, क्योंकि मेरा काम यहाँ पर ये है कि मैं आपको टेम्पलेट दे सकता हूँ। आई कैन नॉट एग्जैक्टली गिव यू कि कौन से साल में आपको ख़त्म करना है, बिकॉज आई डू नॉट नो योर एग्जैक्ट सिचुएशन कि आप किस सिचुएशन में, आपकी फाइनेंशियल बैकिंग क्या है, क्या एक्सपीरियंस है। और यहाँ पे वैसे इनका ये जो रिकॉर्डेड वीडियो है ये यूपीएससी एग्ज़ाम को लेके है, लेकिन मुझे बीच में बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि आप यूपीएससी की बात क्यों कर रहे हो या फिर आप टेक डोमेन की भी क्यों बात कर रहे हो, क्योंकि डेवलपर का एग्जांपल लिया था मैंने एक वीडियो में। फॉरेस्ट रेंजर्स के बारे में क्यों नहीं बात कर रहे, एग्रीकल्चर के डोमेन है उसके बारे में क्यों नहीं बात कर रहे, या फिर सीए का डोमेन आपने मिस कर दिया। अगर मैं सारे पोजीशंस को लेके या फिर सारे जॉब्स को लेके जितने भी एग्जाम्स होते हैं इंडिया में या फिर बाहर भी, उसका पूरा मैं एग्जाम्पल्स देने लग जाऊँ तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो व्हेन आई से यूपीएससी, इसका मतलब ये है कि आई एम जस्ट कवरिंग ऑल द कम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो बीच में मैं हो सकता है यूपीएससी बोलूँ, बट दैट विल ऑल्सो अप्लाई समहाउ ऑल्सो अप्लाई टू अदर कम्पिटिटिव एग्जाम्स। गवर्नमेंट जॉब की तैयारी हो गई, सीए की तैयारी हो गई, नीट का या जेईई मेंस का एग्जाम हो गया। इसको बस एक अम्ब्रेला की तरह हम मान लेते हैं कि कम्पिटिटिव एग्जाम्स का जो डोमेन है उसके बारे में बात करते हैं कि व्हेन एग्जैक्टली शुड यू क्विट, या फिर क्या मार्कर्स होने चाहिए। सबसे पहला मार्कर तो हमें ऑब्वियसली ये देखना है कि कितनी वैकेंसीज हैं जो कि गवर्नमेंट रिलीज करती है, और दूसरा हमें ये देखना है कि कितने लोग हैं जो कि अप्लाई करते हैं। एंड देन यू आर गोइंग टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ कोर्स ऐसे आएगी कि 15 लोग मान लीजिए एप्लीकेंट्स हैं, तो 15 लोग जो है डिनोमिनेटर में चले जाएंगे। मान लीजिए 1000 कुछ सीट्स हैं, क्योंकि अगर हम ग्रुप ए की बात करें यूपीएससी में तो आपका आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस वगैरह हो गया, तो इसके कुछ 1000 के आसपास होती हैं या फिर मे भी कम होती हैं, आप एग्जैक्टली बता सकते हैं मुझे। तो डिवाइड करके देख लीजिए कि कितने लाखों या मे बी करोड़ लोग हैं और आपको उसकी प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। सो दैट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ योर सिलेक्शन अगर आप तैयारी करते हैं तो। अब हो सकता है उसमें ये आर्ग्यूमेंट आए कि नहीं सर, उसमें 5-6 लाख लोग जो हैं या फिर करीब करीब आधे लोग जो हैं वो ध्यान से तैयारी नहीं करते, उतना डेडिकेटेड होकर तैयारी नहीं करते, सो मे बी वी कैन डिस्कार्ड देम और नॉट इंक्लूड देम। लेकिन तब भी ऐसा तो है नहीं कि प्रोबेबिलिटी के चांसेस या फिर आपके जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। कंपटीशन इज स्टिल देयर। सो मार्कर नंबर 1 है कि आपको अपनी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है एक पोजीशन की, एक सीट की, कि कितने लोग अप्लाई कर रहे हैं, कितनी पोजीशंस हैं। दूसरा मार्कर आपको ये नोटिस में लाना है कि अगर आप बहुत ज़्यादा अपने आप को एम्बिशियस मानते हैं, आप मानते हैं कि यार मुझे बहुत सारी चीज़ें करनी है आगे, एंड यू आर ऑलरेडी डूइंग दैट, ऐसा नहीं है कि आप बस मोबाइल स्क्रॉल कर रहे हैं, आपने कुछ चीज़ें करी हैं और आप चीज़ें और भी आगे करने चाहते हैं, यू आर रियली एम्बिशियस, तो ये बात ध्यान रखिएगा कि गवर्नमेंट जॉब में आके आपकी जो अर्निंग है उसका एक कैप होता है। तो कई बार एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को इंसेंटिव नहीं होता कि वो आउट परफॉर्म करे और ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म करे या क्वालिटी रिजल्ट्स लेके आए, बिकॉज उसको पता है कि इतना सैलरी आनी है, अगर मैं काम ठीक से भी ना करूँ तो इतनी तो मुझे पता ही है कि इतना तो आनी है। एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में उसके पास इंसेंटिव होते हैं, उसके पास चांसेस होते हैं कि मैं प्रमोशन में जा सकता हूँ, मेरे या तो हाइक मिल सकता है मुझे। हाँ, ऑफकोर्स कॉर्पोरेट कल्चर का कुछ अलग सा टॉक्सिसिटी है, उसके बारे में हम बाद में डिस्कस कर सकते हैं, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू कंपेयर। अगला मार्कर आपको ये ध्यान में रखना है कि ऐसा कई बार आप यूपीएससी या फिर एस्पिरेंट से पूछते हैं कि आप एग्जैक्टली क्यों बन रहे हैं यूपीएस, आप
एग्जैक्टली IAS ऑफिसर क्यों बनना चाहते हैं, IFS IPS या फिर जो भी स्पेसिफिक पोजीशन है, तो वो कहते हैं कि भाई मैं बदलाव लेके आना चाहता हूँ, मैं चेंज लेके आना चाहता हूँ सोसाइटी में, विच इज़ वेल एंड गुड। लेकिन क्या IAS या फिर UPSC के ज़रिए ही एक पोजीशन अगर हमें मिलेगी तो क्या सिर्फ वही एक तरीका है जिसके ज़रिए हम देश में बदलाव ला सकते हैं? क्या और कोई तरीके नहीं है? क्या हम अपना कोई NGO खोल के उसके ज़रिए बदलाव नहीं ला सकते, या फिर मे बी एक NGO में काम करके बदलाव नहीं ला सकते, वॉलंटियरिंग करके बदलाव नहीं ला सकते? आपका जो डेवलपमेंट सेक्टर है इंडिया का अच्छा खासा बड़ा है, बहुत सारे इंटरनेशनल NGOs होते हैं जहाँ पे वर्क लाइफ बैलेंस भी होता है। क्या हम वहाँ पे काम करके बदलाव नहीं ला सकते? चलिए वो सब भी छोड़ दीजिए, डेवलपमेंट सेक्टर को भी छोड़ दीजिए। मान लीजिए कि अगर जितनी भी इंडिया में सिटीजन्स हैं वो सारे ट्रैफिक के रूल्स फॉलो करने लग जाएं, तो आपके एक्सीडेंट्स नहीं होंगे। आपकी जो एक्सीडेंट्स की वजह से डेथ्स होती हैं, जो ये जितने लोग को इंजरीज होती हैं, वो सारी अवॉइड हो जाएंगी। क्या हम वैसे बदलाव नहीं ला सकते? क्या हम अपने आसपास की लोकेलिटी को साफ करके या फिर खुद से कूड़ा ना फैला के बदलाव नहीं ला सकते? तो अब आप कहेंगे कि नहीं नहीं नहीं, हमें हमें सिस्टम के अंदर से जाके जब हमारे पास पावर आ जाएगी तब हम कुछ बदलाव लेके आएंगे। तो भाई आप अपने पेरेंट्स का, या फिर आप अपने ना तो आप अपने पेरेंट्स का, ना तो आप अपने दोस्तों का, ना अपने कॉलीग्स का या पार्टनर्स का आप बेवकूफ़ बना रहे हो, तो अपने खुद का। क्योंकि बदलाव लाने के लिए आपको एक पोजीशन की ज़रूरत नहीं होती है, और वैसे भी अगर पोजीशन आ भी गई तो आपको लगता है कि ये बदलाव ऐसे चुटकी में आ जाएगा जैसे आप मूवीज़ में देखते हो या फिर किसी वेब सीरीज़ में देखते हो। वहाँ पे ऊपर मंत्री लोग बैठे होते हैं, और लानत है अगर मंत्री कोई आपका अनएजुकेटेड आ गया तो भाई करते रहो, जो कि ये रियलिटी है। कई बार ऐसा भी होता है कि उसके पास 10th की भी डिग्री नहीं है, उसका पता भी नहीं है कि बंदे के पास 10th की डिग्री है कि नहीं। आप इतने वेल क्वालिफाइड, वेल एजुकेटेड होके इतना ज़्यादा compete करके वहाँ पे फाइनली पहुँचते हो, एंड देन यू रियलाइज़ के यार ये बंदा एक डिसीजन भी नहीं ले सकता। तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पे जाके बहुत ज़्यादा बहुत ही मस्त लाइफ हो जाएगी और कुछ भी आपको सहना नहीं पड़ेगा। देयर आर गोइंग टू बी चैलेंजेस इन दैट पर्टिकुलर पोजीशन एज वेल। हो सकता है आपको कैडर ना मिले, आप यूपी के रहने वाले हो, आपको गुजरात में जाना पड़े, या फिर हो सकता है आप गुजरात के रहने वाले हो, आपको केरला में आप पोस्टिंग हो गई आपकी, हो सकता है आपके बहुत ज़्यादा ट्रांसफ़र हो रहे हैं। तो अभी तो आप 20s में हो, तो आपको लग रहा है कि ट्रांसफ़र चलो ठीक है सह लेंगे, लेकिन मान लीजिए कि आपकी वाइफ है, मैं अगर मेल्स का स्पेसिफिकली बात करता हूँ, मान लीजिए आपकी वाइफ है, आपके बच्चे होते हैं, क्योंकि फैमिली आपकी आगे बढ़ेगी ना, ऐसा थोड़ी आप सिंगल रहोगे। तो आपका बच्चा है, तो आपके बच्चे को आप ये चाहोगे कि भाई एक जगह पे रह के किसी स्कूल में कुछ टाइम के लिए वहाँ पे रहे। अब बार बार जब आपके ट्रांसफ़र होते रहेंगे तो उसका स्कूलिंग अलग अलग चेंज होती रहेगी, उसके दोस्त बनेंगे बिछड़ेंगे, उसकी भी हेल्थ पे, उसकी भी मेंटल हेल्थ पे या फिर उसकी भी ग्रोथ पे इफेक्ट आएगा। उसके अलावा क्या होगा कि मान लीजिए आपका पार्टनर जॉब में है, या फिर आपकी वाइफ है, मान लीजिए शी इज़ ऑल्सो डूइंग अ जॉब, और उनकी रिमोट जॉब नहीं है, या फिर फ्रीलांसिंग या फिर उन सब चीज़ों में नहीं है, एक पर्टिकुलर ऑफिस में जाके उनको जॉब करनी होती है। तब क्या करोगे? ये चीज़ें एक्चुअल में आती हैं। ये ऐसा नहीं है कि मे बी यू आर नॉट एबल टू विजुअलाइज के ये प्रॉब्लम्स आएंगी, बट कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स भी आती हैं बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई नहीं, वहाँ पे हमें एक घर मिल जाएगा, गवर्नमेंट सरकारी एक जॉब होती है, उसमें हमें एक घर मिल जाएगा। तो घर वो आपके नाम पे थोड़ी है वो प्रॉपर्टी। जब आप रिटायर हो जाएंगे तो उस घर को आपको छोड़ के जाना पड़ेगा, वो आपके नाम पे नहीं होती प्रॉपर्टी। किसी का एक कमेंट आया था और वो मुझसे पूछ रहे थे कि मैं किसान का बेटा हूँ, आई एम सन ऑफ अ फार्मर, सो क्या मुझे प्रिपेयर करना चाहिए? मैं कहता हूँ डेफिनेटली आपको प्रिपेयर करना चाहिए। और मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा कि मैं किसी को डिमीन नहीं करना चाह रहा। मैं मानता हूँ कि कोई भी आप जॉब कर रहे हैं, कोई भी नौकरी कर रहे हैं, छोटी से छोटी हो या बड़ी से बड़ा कोई काम हो, अगर आप हलाल तरीके से कमा रहे हैं, इज्जत की कमाई हो, ठीक है। तो किसान के बेटे हैं या फिर आप कोई भी ऐसी कैटेगरी में आते हैं जहाँ पर आपको ये बात ध्यान से सुनना, कोई भी ऐसी आप कैटेगरी में आते हैं जहाँ पर आपको पाने के लिए सब कुछ है लेकिन खोने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है, तो डेफिनेटली प्रिपेयर करना चाहिए। और मान लो आप मिडिल क्लास से हो, तो आपके पास पाने के लिए डेफिनेटली एक IAS की पोजीशन है, लेकिन खोने के लिए आपके पास बहुत कुछ है। क्यों? क्योंकि जब आप तैयारी करोगे, आपके 20s का एक जो प्रेशियस डिकेड है, उसमें कुछ साल आपके 2 या 3 साल या 5 साल या 6 साल या मे बी 8 साल इन एक्सट्रीम केसेस। तो ऐसे में क्या होगा, ये जो वैल्यूएबल ईयर्स हैं वो तो जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन इन सारे ईयर्स में जैसे इन्होंने भी बताया, आप PhD तक कर सकते थे। आप PhD के अलावा भी आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते थे जो आप जॉब कर सकते थे। जॉब में, क्योंकि ऐसा नहीं होता ना कि जॉब से आपको सिर्फ सैलरी मिलती है, जॉब से आपको जो एक्सपीरियंस मिलता है, आपकी पर्सनल ग्रोथ होती है, वहाँ से आपके रिलेशनशिप्स बनते हैं, अलग अलग लोगों से आप नेटवर्क बनाते हो, तो वो सब चला जाएगा, वो सब आपको नहीं मिलेगा। अब कोचिंग लोगे तो कोचिंग में कुछ पैसा जाएगा, कुछ लाख रुपए जाएंगे, वो आपको कैलकुलेट करना है। अब हो सकता है मुखर्जी नगर में या फिर ओल्ड राजेंद्र नगर में जाके आप रह रहे हो, वहाँ का रेंट है, और रेंट ऐसा तो है नहीं कि नीचे हो रहा है, रेंट तो बढ़ता ही जा रहा है। रेंट भी आपको कैलकुलेट करना है कि रेंट भी जाने वाला है मेरा। ऊपर से जो आपको डिप्रेशन आएगा जब आपका सिलेक्शन नहीं होगा, वो भी कैलकुलेट करना है। भाई डिप्रेशन की भी तो कुछ कॉस्ट होती है ना, क्योंकि आप खाली बैठे हो, आपके माइंड में आप अपने आप को लूजर जैसा फील कर रहे हो और आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हो, सो दैट ऑल्सो हैज़ अ कॉस्ट। उसके अलावा आपको ये कैलकुलेट करना है कि भाई जो रिश्तेदारों के ताने आने वाले हैं, उसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर रहना है। माँ बाप की नज़रों में जो आप गिरने वाले हो, उसके लिए आपको रेडी रहना है।
इसके अलावा भी जब आप बार बार लूज करते जाते हो ना, इतने साल तक आप प्रिपेयर कर रहे होते हैं, हो सकता है आप प्रीलिम्स वगैरह आपका क्लियर हो गया, हो सकता है मेंस भी क्लियर हो गया, इंटरव्यू में जाके आप कहीं पे रुक गए हो। जब आप बार बार मल्टीपल टाइम्स ऐसे फेलियर्स के थ्रू होके पास होते हैं ना, तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो गिरता चला जाता है और फिर खुद पे ही ट्रस्ट नहीं होता, खुद ही कुछ करने का मन नहीं करता कि यार चलो कुछ और ट्राई करके देख लेते हैं, क्योंकि ब्रेन आपका कहता है भाई पुराने जो आपके पास्ट फेलियर्स हैं ये तो देख ले, इसके बेसिस पे तो कुछ कर नहीं पाएगा। अब ऑफकोर्स वहाँ पे भी एक कॉग्निटिव शिफ्ट चाहिए, लेकिन ब्रेन आपको ये कहता है कि भाई कुछ वर्थ इट नहीं है क्योंकि तू ऑलरेडी फेलियर है। और जब इतने सारे ईयर्स आप स्पेंड कर चुके होंगे, उसके बाद आप नोटिस करेंगे जब आप 30s के आसपास पहुंच गए हैं, आसपास के जो आपके लोग थे, जो आपके बैचमेट्स थे या कॉलीग्स वगैरह थे, दे आर गेटिंग इनटू मैनेजरियल पोजीशन, वो आप मैनेजरियल या फिर एक सीनियर लेवल पे आने शुरू हो गए हैं। बहुत से लोगों की शादी होनी शुरू हो गई है, बहुत से लोगों के बच्चे होने स्टार्ट हो गए हैं, फैमिली स्टार्ट कर रहे हैं लोग, और अब आप बैठे हैं अनएम्प्लॉयड, जिसके पास कोई ऐसी खास स्किल नहीं है जो कि मोनेटाइज हो सके, एंड नाउ यू आर जस्ट सिटिंग, जहाँ पे आपका पैसे भी खत्म हो गए हैं, टाइम भी खत्म हो गया है, एंड यू आर सिटिंग देयर अलोन बाय योरसेल्फ। तो सर आपने ये तो बता दिया कि इसके बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हैं। मैं एडवांटेजेस नहीं करूँगा क्योंकि एडवांटेजेस ऑलरेडी सबको पता है, मैं जस्ट डिसएडवांटेजेस यहाँ पर थोड़ा सा बायस्ड होकर मैं बता रहा हूँ, मुझे पता है। लेकिन यहाँ पर अब क्विट कैसे करना है, क्विटिंग स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, तो सबसे पहले तो आपको एक किल क्राइटेरिया सेट करना है। ये किल क्राइटेरिया के बारे में मैंने पढ़ा था, क्विट एक बुक है एनी ड्यूक की, जिन्होंने अपनी बुक में इसके बारे में बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है। तो एक किल क्राइटेरिया क्या होता है, इसका बेसिकली ये मतलब है कि अपने साथ ये कमिटमेंट करना होगा कि अगर मैं एक कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ, यूपीएससी हो गया, जो भी हो गया, यूपीएससी की अगर मैं तैयारी कर रहा हूँ तो मैं 3 अटेम्प्ट से या 2 अटेम्प्ट से ज़्यादा नहीं दूंगा। अगर 3 अटेम्प्ट के बाद भी मेरा नहीं होता सिलेक्शन तो मैं आगे मूव ऑन कर जाऊंगा। अब ये कहना आसान है, स्टिक करना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर आपका माइंड क्या कहेगा, क्योंकि आप इंटरनेट तो ऑब्वियसली देखते होंगे, आपका माइंड ये कहेगा कि यार उस इंसान का ना 6ठे अटेम्प्ट में हो गया था, उस इंसान का 5वें अटेम्प्ट में हो गया था, क्या पता मेरा भी हो जाए। लेकिन यहाँ पर फ्लॉ ये है कि उस इंसान का हो जाना 5th अटेम्प्ट में हैज नो कोरिलेशन विद यू गेटिंग सिलेक्टेड, विद यू ऑल्सो गेटिंग सिलेक्टेड इन द 5th और द 6th अटेम्प्ट। बीच में इन 2 डेटा पॉइंट्स में कोई कोरिलेशन थोड़ी है, कोई एश्योरिटी थोड़ी है, उसका भी होगा तो मेरा भी होगा, कोई साथ साथ यहाँ पे थोड़ी किसी का सिलेक्शन होता है, सबको अपने अपने लेवल पे परफॉर्म करना पड़ता है ना। तो ये थिंकिंग निकाल दो, क्योंकि ऐसा कोई भी गारंटी नहीं है। अगेन आपको ये अपने साथ कमिटमेंट करना पड़ेगा कि 3 साल या 2 अटेम्प्ट्स में देने वाला हूँ, 100% देने वाला हूँ, फुल अपनी पूरी तैयारी करूंगा। 10 घंटे पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, जो नोट्स बनाने की जरूरत पड़ेगी, जो डेडिकेशन की जरूरत पड़ेगी, मैं 100% दूंगा। और अगर 3 अटेम्प्ट्स बाद या 2 अटेम्प्ट्स बाद नहीं होता तो मैं आगे मूव ऑन कर जाऊंगा। यू हैव टू कमिट टू दैट, ये आपका किल क्राइटेरिया होगा। इसके बाद आपको अपनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। अभी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो एग्जैक्ट फिगर नहीं आएगा, लेकिन एक वेग सा आंसर, एक रेंज भी आ सकती है आपके पास। फॉर एग्जांपल आपने कहा कि भाई मैं 5 साल तैयारी में लगाऊंगा, ठीक है भाई, तो 5 साल मान लीजिए कि अगर आप छोटी मोटी नौकरी में भी लगते, लेट से आप डेटा एनालिस्ट की जॉब पर लगते, आप मान लीजिए कि आपको थोड़ा सा उसमें इंटरेस्ट था, तो डेटा एनालिस्ट की जॉब में अगर आप लगते हैं और लेट से आप दिल्ली में कहीं पर बैठे हुए हैं, तो आप ग्लासडोर पे जाके, लिंक्डइन सैलरी पे जाके, ग्लासडोर सैलरी पे जाके, बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो कि सैलरी का रेंज बता देती हैं, एक पोजीशन का, एक स्पेसिफिक सिटी के लिए, एक स्पेसिफिक कंट्री के लिए भी। तो वो रेंज आपको पता लग जाएगा कि यू कैन जस्ट सर्च कि व्हाट इज द एवरेज सैलरी ऑफ अ डेटा एनालिस्ट इन दिल्ली एज पर ग्लासडोर सैलरी या व्हाटएवर द वेबसाइट है। तो आपको एक रेंज पता लग जाएगा कि इतने रुपए या इतनी जो सैलरी है वो मैं ले सकता था अगर मैं तैयारी करके जॉब में लग जाता तो 5 साल में। अब ये एक कॉस्ट है, इसके अलावा ऐसी भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हैं जो कि एग्जैक्टली आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, जब आप एक ऑफिस में जाते हो, आप वर्क प्लेस में जाते हो, तो आप एब्जॉर्ब करते हो बहुत सारी चीज़ें सबकॉन्शियसली, कि आपका मैनेजर किस तरीके से बात करता है, किस तरीके से लोगों के साथ डील कर रहा है, जो सीईओ है वो किस तरीके से अपनी टीम को परसुएट कर रहा है, आपका जो कॉलीग है वो हो सकता है किसी म्यूचुअल फंड में या फिर किसी स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहा हो, तो वहाँ से आपको कुछ नॉलेज मिलती है। तो अलग अलग चीज़ों से, अलग अलग वर्क प्लेस में भी आपको नॉलेज मिल रही होती है, अलग अलग चीज़ों से पीयर टू पीयर लर्निंग भी होती है, जो कि किसी कोर्स के जरिए या फिर घर पे बैठे बैठे नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये वर्क प्लेस स्किल्स हो गई या फिर ये पीयर टू पीयर लर्निंग हो गई। ये इसकी जो कॉस्ट है वो कैलकुलेट नहीं की जा सकती है, जो कि बहुत सारे लोग गेन करते हैं। सिर्फ जॉब की ही अगर बात करें तो जॉब में जाके भी आपके बहुत सारे नेटवर्क बनते हैं। जब आप इनिशियली जाते हो, आपका इनिशियली कुछ नेटवर्क नहीं होता, बट व्हेन यू टॉक, व्हेन यू इंटरेक्ट विद पीपल, डिफरेंट स्टेक होल्डर्स होते हैं, आपसे बात करते हैं, आप मिलते हो उनसे, नेटवर्किंग इवेंट्स भी होते हैं बहुत सारे, तो लोगों के सामने आते हो आप। और अगर आप अच्छे हो, ऑफकोर्स ऐसा नहीं है कि आप मीडियोकर इंसान हो, अगर आप स्किल्ड हो, आप वेल क्वालिफाइड हो, तो आपके पास फिर अपॉर्चुनिटीज़ में आनी स्टार्ट होती हैं बिकॉज ऑफ द नेटवर्क। मैं बस ये बताना चाह रहा हूँ कि बहुत सारी जो जॉब्स होती हैं दैट आर ऑक्यूपाइड बिकॉज ऑफ अ स्ट्रॉन्ग नेटवर्क। ये नेटवर्किंग की जो कॉस्ट होगी वो भी लिखिए कि ये नेटवर्किंग की कॉस्ट मैं मिस करने वाला हूँ। और फिर आपको अपने पेन या पेंसिल से अपने सामने लिखना है कि बाय प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी फॉर अनदर 2 years आई एम मिसिंग द चांस टू वर्क in a role, in a particular role that could pay rupees 5 to 6 lakhs per annum.
help me build a stable career, help me gain confidence, help me gain skills, help me build a network. So I am neglecting all of that by preparing for UPSC. और ये पेन या पेपर से लिखे, ऐसे नहीं कि सोच रहे हैं अपने माइंड में हाँ कि ये मेरा कॉस्ट होगा, उसको एक्चुअली पेन पेपर से लिखिए कि ये सारी चीज़ें हैं जो कि मैं मिस आउट करने वाला हूँ. हो सकता है बहुत सारे हॉबीज थी या स्किल्स थी जो कि आप साइड में डेवलप कर सकते थे, बट यू आर नॉट गोइंग टू डू दैट बिकॉज यू आर फोकसिंग 10 to 12 आवर्स ओनली ऑन द स्टडीज. तो ये सारी चीज़ें पेन और पेपर पे लिखिए. जब ये आप देखेंगे पेन से लिखा हुआ या पेपर पे लिखा हुआ, जब आप ये अपने सामने देखेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि अच्छा यार ये सारी चीज़ें हैं जो मैं मिस आउट करने वाला हूँ. क्योंकि हम बस क्या देखते हैं, हम बस एंड गोल को देखते हैं, वो जो सीट है, वो कुर्सी जो मिलेगी, वो जो सोशल स्टेटस आएगा, उसके चक्कर में हम बाकी सारी चीज़ों पर हम पट्टी बांध देते हैं. तो पट्टी नहीं बांधनी है, यहाँ पर ऑप्टिमिज्म की जरूरत नहीं है, यहाँ पर रियलिज्म की जरूरत है. द नेक्स्ट मार्कर इज ब्रेकिंग द संक कॉस्ट फैलेसी. तो संक कॉस्ट फैलेसी देखिए दोस्तों, ये ऐसे आती है कि जब हमने बहुत ज़्यादा टाइम, एफर्ट, रिसोर्सेज, आपका पैसा हो सकता है वो रिसोर्स, या रिसोर्स आपका मनी हो सकता है, पैसा या मनी एक ही बात हो गई, आपका टाइम हो सकता है. और जब भी हम इतना ज़्यादा टाइम वगैरह स्पेंड कर देते हैं एक ही जगह में या फिर किसी चीज़ की प्रिपरेशन में, तो हमारा माइंड ये कहता है कि यार अब ना क्विट करना सही नहीं है, क्योंकि हमने ऑलरेडी इतना टाइम स्पेंड कर दिया है, ऑलरेडी इतना हमने पैसे स्पेंड कर दिए हैं, ऑलरेडी मैं 10-10 घंटे पढ़ता था पिछले 2-3 सालों में, तो एक अटेम्प्ट तो और देख लेना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी मैंने दे चुका हूँ मैं इतना कुछ. यहाँ पे जो आपका ब्रेन है वो आपकी थिंकिंग, आपकी क्लियर थिंकिंग के साथ इंटरफेयर कर रहा है. क्योंकि संक कॉस्ट फैलेसी में ये होता है कि हमारा ब्रेन कहता है कि यार इफ़ वी आर कंटिन्यूइंग, लेट्स जस्ट कीप कंटिन्यूइंग. अगर मैं इस बात पे हूँ तो इसमें आगे बढ़ते रहना चाहिए. लेकिन हमें ये भी रियलाइज़ करना चाहिए कि अगर मैंने इतना टाइम स्पेंड कर दिया है, क्या आगे भी और मैं टाइम स्पेंड करता रहूँगा, तो क्या मेरे प्रोबेबिलिटी जो है सिलेक्शन का वो इंक्रीज़ हो रहा है, सेम हो रहा है, या डिक्रीज़ हो रहा है. यहाँ पे सच बोलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी. जो भी आपने टाइम दे दिया है, पैसे दे दिए, आपकी मेहनत वहाँ पे गई है, वो इररिकवरेबल है. अब वो वापस नहीं आ सकती, पास्ट में ना वो. अभी आप क्या कर सकते हैं उस पर आपको फोकस करना पड़ेगा. और बीच में क्विट करना कोई लूजर वाली बात नहीं है. इफ़ यू आर क्विटिंग दैट मीन्स कि आपके पास इतनी इंटेलिजेंस है, इतनी स्मार्टनेस है कि भाई हाँ मैं पिवट कर सकता हूँ. तो पिवटिंग हो गया, ट्रांजिशनिंग कह लीजिए या फिर क्विटिंग कह लीजिए. तो क्विटिंग इज नॉट जस्ट फॉर लूजर्स. ये ऐसा नहीं है कि लूजर्स ही क्विट करते हैं, क्योंकि हम मूवीज़ में हमें ये पता नहीं मूवीज से आइडिया आ गया है, फिर बुक से आइडिया आ गया है कि वो बंदा जो था उसमें बहुत ज़्यादा ग्रिट था, उसमें बहुत ज़्यादा परसिवियरेंस था और वो आगे बढ़ता गया और उसको जीत हासिल हो गई. भाई कई बार आपको क्विट करना पड़ता है. अगर आप क्विट नहीं करोगे तो आप किसी और डायरेक्शन में, आप जहाँ पे ग्रो हो सकते थे वहाँ पे आपका ग्रोथ ही नहीं हुआ है. ये आपको कंसिडर करना पड़ेगा. अपने आप से बोलिए दैट इवन दो आई हैव स्पेंट 5 years प्रिपेयरिंग, आई विल कंसिडर इफ माई फ्यूचर ईयर्स आर बेटर इन्वेस्टेड in another path rather than doubling down on a low probability goal. और नेक्स्ट बात यहाँ पर ये आती है कि हमें अपने लिए बिफोर इवन वी स्टार्ट प्रिपेयरिंग, मतलब प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी होती है ना, तो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी बनाने से पहले भी हमें ये काम ज़रूर करना है कि हमें अपना बैकअप ऑप्शन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग बना के रखना है. बैकअप ऑप्शन क्या है, बैकअप प्लान क्या होने वाला है, उसके लिए प्रिपेयर करना है. मेरी जो कोचिंग कॉल्स होती हैं, तो कोचिंग कॉल्स में जैसे कोई मुझसे पूछता है कि अगर मैं ये कर लूँगा तो वो हो जाएगा, तो मैं कहता हूँ कि डेफिनेटली आप इस डिसीजन पे जा सकते हैं, लेकिन वर्स्ट के सिनेरियो के लिए प्रिपेयर हो जाइए, क्योंकि हो सकता है कि जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो ना हो. तो जब हम वर्स्ट के सिनेरियो के लिए प्रिपेयर रहते हैं, क्योंकि बेस्ट के सिनेरियो के लिए प्रिपरेशन की इतनी कुछ खास जरूरत पड़ती नहीं है, वर्स्ट के सिनेरियो के लिए पड़ती है कि अगर सिलेक्शन नहीं हुआ ये सारी चीज़ें करने के बाद भी, तो मैं क्या करूँगा, व्हाट इज गोइंग टू बी माई बैकअप प्लान. क्या मैं कोचिंग में जाऊँगा, किसी को कुछ पढ़ाऊँगा, या फिर मैं कोई स्किल डेवलप करके किसी जॉब में जाऊँगा, अपना स्टार्टअप खोलूँगा, फ्रीलांसिंग में जाऊँगा, जो भी है, वट एवर दैट इज, हैव दैट वेरी क्लियर कि अगर ये सारी चीज़ें वर्कआउट नहीं करती हैं तो मैं क्या करूँगा. अब कई बार क्या होता है कि जब भी कोई बताता है ना कि गवर्नमेंट जॉब के रिस्क हैं, यहाँ पर भी आपको ऐसा नहीं है कि बहुत ही ईजी आपको मिल जाएगा कुछ, तो यूजुअली काउंटर आर्ग्यूमेंट ये आते हैं लोगों की तरफ से कि अगर ये गवर्नमेंट जॉब नहीं तो कॉर्पोरेट कल्चर भी तो बड़ा टॉक्सिक है, तो हम क्या करें, उससे अच्छा तो गवर्नमेंट जॉब ही है. तो गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन हो तो ना. एंड ऑब्वियसली मैं समझता हूँ कॉर्पोरेट कल्चर काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक है कुछ स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशंस का. अभी L&T के चेयरमैन का स्टेटमेंट आया था कि वो 90 घंटे वाला. मैंने कहा भाई हद हो गई, मतलब कि यार बंदा, किसी इंसान को आप 90 घंटे अगर काम करवा रहे हो तो व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन टू देयर कॉग्निटिव एबिलिटी, किस तरीके से फंक्शन करेंगे वो. खैर, ये कॉर्पोरेट का जो टॉक्सिक कल्चर है, ऑफ कोर्स दैट एग्जिस्ट, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ कॉर्पोरेट की ही जॉब्स होती हैं. ऑफ कोर्स कॉर्पोरेट में भी बहुत सारी ऐसी जॉब्स होती हैं जो कि अच्छी होती हैं, जहाँ पे वर्क लाइफ बैलेंस कुछ जगह पे होता है. बट अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर अदर थिंग्स दैट कैन ऑल्सो बी डन. जैसे फॉर एग्जाम्पल आप डेवलपमेंट सेक्टर में जा सकते हैं. डेवलपमेंट सेक्टर में आपके थिंक टैंक्स वगैरह हो गए, या फिर आपके NGOs जितने हो गए, इंटरनेशनल NGOs हो गए, यहाँ पे आप जा सकते हैं. बहुत सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स होते हैं जो कि NGOs के साथ कोलैबोरेट करते हैं. बहुत सारे NGOs होते हैं जो कि गवर्नमेंट के साथ भी पार्टनर करके काम कर रहे होते हैं. तो इन ऑप्शंस को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं आप लोग कि यहाँ पे क्या चल रहा है. बहुत सारी फेलोशिप्स होती हैं, जैसे गांधी फेलोशिप हो गई, यंग इंडिया फेलोशिप हो गई, या फिर SBI यूथ फॉर इंडिया हो गया. तो इन फेलोशिप्स को भी आप परस्यू करके फर्दर जॉब में आगे जा सकते हैं. अनदर ऑप्शन अपार्ट फ्रॉम कॉर्पोरेट इज फ्रीलांसिंग या फिर गिग इकोनॉमी आप कह लीजिए.
तो नवल रविकांत की बुक है आल्मनैक ऑफ नवल रविकांत। तो उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि जैसे मूवी बनती है ना, तो मूवी में क्या होता है कि कोई भी एक्टर या एडिटर या प्रोड्यूसर किसी पेरोल पे नहीं होता। जब मूवी बनती है एक्टर को हायर किया जाता है, उसको मूवी के हिसाब से पे किया जाता है, एंड देन सब लोग जो भी एडिटर वगैरह हो गए या फिर आपके वीडियोग्राफर्स हो गए, SFX VFX वाले लोग हो गए, जो आपके मेकअप आर्टिस्ट हो गए, जितनी भी पूरी अच्छा सा क्रू होता है अच्छा खासा, तो वेन एवर दे आर गोइंग टू वर्क ऑन अ प्रोजेक्ट एक मूवी पे, तो वो सारे लोग आते हैं, काम करते हैं अपना, जब फिल्म रैपअप होती है तो वापस अपने अपने अलग अलग या तो घर चले जाते हैं, आप अलग अलग प्रोजेक्ट्स पे चले जाते हैं। तो उन्होंने इसका एग्जाम्पल दिया था कि जिस तरीके से मूवीज़ में ऐसा होता है कि लोग आते हैं, काम करते हैं, दिन चले जाते हैं, उसी तरीके से गिग इकोनॉमी या फिर फ्रीलांसर्स की जो इकोनॉमी है वो अब बूम करेगी आगे जाके। तो कोई भी प्रोजेक्ट में जहाँ पर हमें रिक्वायरमेंट होगी कि एक प्रोजेक्ट स्पेसिफिक बिल्ड करना है, लोग आएंगे, काम करेंगे, अपनी स्पेसिफिक स्किल्स के जरिए अपने वो काम करेंगे, उस प्रोजेक्ट को बिल्ड करेंगे, एंड देन वापस अपने अपने घर चले जाएंगे। हाँ, हो सकता है ऑफकोर्स वहाँ पे अभी पेरोल पे लोग रहेंगे, ऐसा नहीं है कि कंप्लीटली एलिमिनेट हो जाएगा, बट ये जो फ्रीलांसर वाला जो इकोनॉमी है, गिग इकोनॉमी है, जो कि सिर्फ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स पे लोग काम करेंगे, ऐसे लोग भी बहुत ज़्यादा आने लग जाए। तो कुछ स्पेसिफिक स्किल्स हो गई, जैसे कि डेटा एनालिसिस की स्किल हो गई, कंटेंट राइटिंग, कॉपी राइटिंग की स्किल हो गई, वीडियोग्राफी की स्किल हो गई। जैसे ऐसा नहीं है ना कि किसी ऑर्गेनाइजेशन को रोज़ रोज़ पेरोल पे किसी को वीडियो बनाने की जरूरत है, समटाइम्स दे हायर एन एजेंसी या फिर अ फ्रीलांसर। तो ऐसी स्पेसिफिक स्किल्स होती हैं। तो अच्छा, ये जो स्किल्स हैं मैं डिटेल में इस वीडियो में तो नहीं बता सकता, लेकिन अगर आपको रिक्वायरमेंट है कि मैं स्किल्स जो कि आज ही नहीं, 2025 में ही नहीं, बल्कि आगे आने वाले टाइम में भी पैसे जो जनरेट कर रही होंगी ऐसी स्किल्स, अगर ऐसी वीडियो की रिक्वायरमेंट है तो मुझे नीचे कमेंट्स में बताइए और फिर मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। इसके अलावा मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि गवर्नमेंट एडजेसेंट रोल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, ज़रूरी नहीं है कि आपको गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए, कुछ कुछ ऐसे एडजेसेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी होते हैं, जैसे नीति आयोग में YP का रोल निकलता है, यंग प्रोफेशनल कंसल्टेंट के रोल होते हैं वहाँ पे आप जा सकते हो सकता है आप में से किसी ने सुना हो नीति आयोग के बारे में कुछ बुरा या फिर स्पेसिफिक डेवलपमेंट सेक्टर के बारे में बुरा, तो कुछ ना कुछ नेगेटिव्स वहाँ पे भी होंगे, कुछ ना कुछ पॉजिटिव्स भी होंगे। आपको अपने हिसाब से एनालाइज करना है कि आप कहाँ पे फिट बैठ सकते हैं। तो नीति आयोग का एग्जांपल हो गया, IDFC इंस्टीट्यूट हो गया, या फिर कोई पॉलिसी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस भी होते हैं, वहाँ पे भी आप जा सकते हैं। इसके अलावा क्योंकि आपने इतनी नॉलेज गेन कर ली है, अगर हो सकता है आपको पढ़ाने में मजा आता है, आपको पता है कि भाई मान लीजिए ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी में मेरी पकड़ बैठ गई है और मुझे अच्छे से पढ़ाना आ गया है, तो आप ज्योग्राफी को लेके उसके लेसन प्लान्स आप यूट्यूब पे अपलोड कर सकते हैं। तो मे बी यू कैन यूटिलाइज दैट यूट्यूब का थिंग एज अ पोर्टफोलियो, और उस पोर्टफोलियो को लेके आप अप्लाई कर सकते हैं अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में जहाँ पे आप जॉब कर सकते हैं। अच्छे एजुकेटर्स की डिमांड रहती है प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में, तो वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि हाँ मुझे पढ़ाना आता है। अगेन मैं बहुत ज़्यादा ऑप्शंस तो इनलिस्ट नहीं कर सकता क्योंकि वीडियो फिर और बड़ी होती चली जाएगी, लेकिन मैं यहाँ पर ये कहूँगा कि जो एस्पिरेंट्स हैं किसी भी कंपिटिटिव एग्जाम के, क्योंकि वो तैयारी में लगे हुए होते हैं, तो बाकी दुनिया में क्या क्या चीज़ें चल रही हैं दे आर नॉट एबल टू एक्सप्लोर, जिसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन जब भी आप अपने UPSC के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो कीप सम बैंडविड्थ के जिस टाइम में आप बाकी चीज़ें भी एक्सप्लोर कर सके कि क्या चीज़ें चल रही हैं, AI के बारे में जानिए या फिर चीज़ों के बारे में जानिए। जस्ट हैव द क्यूरियोसिटी के व्हाट इज़ वर्किंग राइट नाउ, जहाँ पर अगर ये कंपिटिटिव एग्जाम की तैयारी वर्क ना करी तो मैं वहाँ पे जंप कर सकता हूँ। सो ट्राई टू ब्रॉडन योर होराइजन बिकॉज वर्ल्ड इज़ ह्यूज, इंडिया बाय इटसेल्फ इज़ वेरी ह्यूज। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज टैप की जा सकती हैं अगर आपका वो बिजनेस वाला एक माइंडसेट भी आ जाए तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको यहाँ से कुछ वैल्यू गेन हुई है, कुछ नया पर्सपेक्टिव मिला है, तो मुझे डेफिनेटली कमेंट्स में बताएं। नीचे आप कमेंट्स में लिख सकते हैं वैल्यू, ताकि मुझे पता लग जाए कि लास्ट तक आपने वीडियो देखी है, बिकॉज लास्ट तक बहुत कम लोग वीडियो देखते हैं। ऑल राइट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।